हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 78th का पेपर हमारा चल रहा है, आप लोग इसको नोट करते जाइए प्लस रिवाइज करते जाइए और यहीं से आपका जो है पूरा 71st प्रीलिम्स का तैयारी हो जाएगा। 65 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग 66 से करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। इन चारों में से कौन सा ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। ब्लड के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसी पेपर में, 78th के पेपर में ही। तो WBC के बारे में, ब्लड का देखो 4 कंपोनेंट होता है, ये चारों ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। मेनली लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि RBC में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण खून हमारा लाल होता है, रेड ब्लड सेल, नाम ही इसका रेड ब्लड सेल, इसी में हीमोग्लोबिन होता है और हमारा खून रेड होता है। WBC वाइट ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल होता है और इसका काम होता है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाना। और प्लेटलेट्स का काम होता है खून का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कहीं कट जाता है तो अपने आप खून बंद हो जाता है, रुक जाता है, वो होता है प्लेटलेट्स के कारण। और प्लाज्मा, तो देखो ब्लड का जो 55% पार्ट है ना, वो प्लाज्मा ही होता है। उसमें बाकी ये सेल्स फिर थोड़ा थोड़ा ये सब सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, मगर 55% पार्ट प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा जो होता है ना, अगर मान लो कि ब्लड में से अगर RBC को निकाल देंगे, WBC, प्लेटलेट्स, तो जो बच जाएगा वो रहेगा पूरा वाइट कलर का लिक्विड बचेगा, क्योंकि RBC रेड ब्लड सेल तो निकल चुका है, तो वाइट कलर का लिक्विड बच जाएगा, उसको सीरम बोलते हैं, ठीक है, सीरम। तो ये जो लिक्विड बच जाता है यही होता है प्लाज्मा। तो इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, बह रहा है, माने कि ब्लड बहता क्यों है, प्लाज्मा के कारण, फ्लो क्यों कर रहा है, लिक्विड क्यों है, प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट। बाकी तो RBC ये तो सेल है, कोशिका है, WBC भी कोशिका है, प्लेटलेट्स भी कोशिका है। तो ब्लड फ्लूइड क्यों है, बह क्यों रहा है, वो बह रहा है प्लाज्मा के कारण। यही क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा और डिटेल में जो है ना इसको देख लो। ये देखो, blood is composed of 4 main components: RBC, WBC, platelets and plasma. RBC, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। जैसे ऑक्सीजन कैरी करना, हमारे शरीर में खून का क्या काम है, आप लोग कभी सुने ब्लड का क्या काम है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्लड जो है ना, वो क्या करता है, पूरे शरीर में हर जगह, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाता है दौड़ दौड़ के। शरीर में खून जो दौड़ता है वो हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, हर एक सेल तक, और वहाँ से CO2 निकाल के वापस लाता है। तो खून का काम है ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना पूरे ब्लड, पूरे बॉडी में, ठीक है, दोनों को कैरी करता है, ऑक्सीजन को भी और CO2 को भी। कौन कैरी करता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये होता है RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन यही कैरी करता है। समझ आया आप लोग को। तो ये हो गया, RBC कैरी क्या करता है, ऑक्सीजन। और एक तो ब्लड का ये काम हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। दूसरा फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाए तो उसमें से जो भी एनर्जेटिक चीज़ निकला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब पचने के बाद, जैसे प्रोटीन पच गया, एमिनो एसिड बन गया, स्टार्च बन गया, शुगर, वो सब फिर हमारे हर एक कोशिका तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, यही, ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल। यही भोजन भी पहुंचाता है, ब्लड ही खाना भी पहुंचाता है पूरे शरीर में इधर से उधर, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है पूरे शरीर में इधर से उधर, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इधर से, मतलब कि कोशिकाओं से ला करके और फिर हम लोग वापस उसको छोड़ देते हैं। तो ये पूरा काम जो है ये ब्लड का, ब्लड जो है ना वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ब्लड में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है ब्लड। तो RBC कैरी ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, और हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBC होता है, ये इन्फेक्शन से लड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाता है, बिना दवा खाए ठीक हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन से लड़ता है वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में यानी खून जमाने में।
प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट दैट सस्पेंड द अदर कंपोनेंट। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट होता है, ये इसी के अंदर बाकी चीज़ें डूबी हुई रहती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देख लो, प्लाज्मा द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड मेकिंग अप अबाउट 55% ऑफ होल ब्लड। पूरे ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। मुख्य रूप से ये पानी होता है, थोड़ा सा नमक होता है, ठीक है, साल्ट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब प्लाज्मा में ही होते हैं। हार्मोन्स, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स सब प्लाज्मा में होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, लिख लीजिए। रेड ब्लड सेल तो सिंपल भाषा है, लाल रक्त कोशिका, मगर अगर इसको बायोलॉजिकल भाषा में कहेंगे तो इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, या इरिथ्रोसाइट्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने में फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आरबीसी का। इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके उसको सब जगह पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी शरीर की सेना। और प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, इसका तो मेन काम बस वही है, ब्लीडिंग को रोकना। ब्लड क्लॉटिंग, मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाना, ठीक है, खून को बहने से रोकना। ये देख लो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में, प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा में पानी, आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैस, साल्ट सब होता है, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ प्लाज्मा में होता है। 1% होता है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, और 44% होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसीलिए तो हमारे शरीर जो खून है उसका रंग लाल है, क्योंकि आरबीसी भी बहुत होता है। प्लाज्मा के बाद आरबीसी ही है 44%, और डब्ल्यूबीसी तो बहुत कम है, और प्लेटलेट्स भी बहुत कम है। जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हुआ ना तो इससे क्या होगा? खून बहेगा तो बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। एक विटामिन होता है, अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करने के लिए विटामिन के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में बार बार। विटामिन के प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट हेल्प्स द लिवर प्रोड्यूस फैक्टर्स नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। मतलब ये विटामिन के अगर हम खाते हैं तो ये हेल्प करता है कि मतलब लिवर से ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलें जिससे ब्लड का थक्का जमने में मदद हो, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना विटामिन के, और इसको लिख लो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 67 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट। आजीविका संप्रदाय के बारे में इसमें से ऑप्शन चूज करना है। आजीविका संप्रदाय जो है वो क्या है, ठीक है। देखो ये तो पता होना चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन पूछा है कि मखली गोशाल वाज इट्स इम्पॉर्टेंट लीडर। अगर आपको नहीं पता है कि मखली गोशाल इसका इम्पॉर्टेंट लीडर था तो आप ए ऑप्शन, मतलब अगर पता है तो सही है, नहीं पता है तो गलत, मतलब आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलॉसफी वाज नियति, दैट इज फेट। जो सेंट्रल आइडिया है फिलॉसफी का, वो जो मुख्य आइडिया है इस संप्रदाय का, वो है नियतिवाद। नियतिवाद, जैसे आप सुने होंगे कि सब नियति का खेल है ना, यानी नियति में लिखा होगा तो मिलेगा, है ना। तो नियतिवाद, आजीविका सेक्ट में नियति पे फोकस किया जाता है कि कर्म पे फोकस नहीं है। कोई कोई ऐसा सेक्ट होता है, ऐसी संप्रदाय होता है जहाँ फोकस होता है कर्म पे। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, पर आजीविका में लोग कहते हैं कि नहीं, आप कर्म कुछ करो मगर आपको फल वही मिलेगा जो आपकी नियति में लिखा होगा, ठीक है। तो अब ये है कि नहीं, क्या ये सही, ऑप्शन बी सही है कि नहीं, ऑप्शन ए सही है कि नहीं, वी डोंट नो। सी क्वेश्चन कह रहा है द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। आजीविका सेक्ट संप्रदाय में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता होगा, ठीक है। और डी कह रहा है कि आजीविका में रेगुलर सभा और मीटिंग होता था। देखो डी ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? पहला तो कि डी तीनों में है, और दूसरा डी बहुत ही मतलब नॉर्मल ऑप्शन है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, फैक्ट्स नहीं दिया हुआ है, बस कह रहा है कि रेगुलर मीटिंग करता था। तो कोई भी बौद्ध का कहेगा कि बौद्ध लोग रेगुलर मीटिंग करते थे, जैन रेगुलर मीटिंग, तो हर कोई रेगुलर मीटिंग करता है। तो डी तो सही है, मगर डी के आधार पर हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, कास्ट और क्लास के आधार पे ये डिस्क्रिमिनेशन करता था, ठीक है। मगर ये तो कह रहा है कि जो कुछ होता है सब नियति पे बेस्ड होता है। अगर बी सही है, मतलब
बी सही है तो फिर सी सही नहीं है, क्योंकि अगर बी सही है, बी कह रहा है कि नियति पे आधारित है, तो जब सब कुछ नियति है तो फिर बंटवारा समाज का बंटवारा तो होगा नहीं ना। बी और सी एक साथ तो सही आपका हो ही नहीं सकता है, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। समझ आया? तो इस तरह करके आप दो ऑप्शन पे आएंगे। अब इन दोनों में ए और डी तो है, बस बी का आपका पता लगाना है। क्या आजीविका नियतिवाद को मानता था? और आजीविका जो है ना वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी मतलब बीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजीविका में जो है ना वो बिहार से जुड़ा हुआ संप्रदाय था और इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेल से देख लो। मखली गोशाल तो इसके लीडर थे ही, देख लीजिए। द आजीविका संप्रदाय वाज एन एंशिएंट हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। हेट्रोडॉक्स मतलब होता है जो वेदा में नहीं मानता है। वेद और ब्राह्मण जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब चीज़ों में नहीं मानता है। इसका कहना है कि नहीं, ये सब नहीं होता है, कोई जाति वाति बंटवारा समाज का नहीं होता है। ठीक है, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल है। जो वेदा को मानता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। जो वेदों में विश्वास करते हैं, ब्राह्मणों में विश्वास करते हैं, उनको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। आज भी बहुत से लोग रूढ़िवादी मतलब ख्याल के होते हैं, बहुत से लोग अभी भी जात पात करते हैं। जो जात पात पे विश्वास नहीं रखते, जो कहते हैं कि हर व्यक्ति बराबर है, वो होते हैं हेट्रोडॉक्स। समझ आया? तो द आजीविका सेक्ट, आजीविका संप्रदाय एक पुराना प्राचीन हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है जो 5th सेंचुरी बीसी मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम में, ये भी उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। 5वीं सदी ईसा पूर्व में, बुद्ध और जैन के टाइम। इसका फाउंडर थे मक्खली गोशाल, ये सही है। फाउंडेड बाय मक्खली गोशाल। इट वॉज नोन फॉर इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। ये अपने नियतिवाद के कारण जाना जाता है। नियतिवाद माने इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, मतलब जो है सब नियति है, हर चीज़ प्री डिसाइडेड है। आपके जन्म से पहले ही सब डिसाइड हो गया है कि आप कब जन्म लेंगे, आप कब क्या करेंगे, आपको किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपका शादी ब्याह किससे होगा, ठीक है, आप कैसे ज़िंदगी जिएंगे, गरीब रहेंगे अमीर रहेंगे। मतलब कुछ लोगों को देखो कितना भी मेहनत करें पर वो अमीर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर घर में पैदा होते हैं पर फिर उसके बाद सब बुढ़ा के गरीब बन जाते हैं। तो वही बात है कि सब प्री डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो वेयर एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड बाय अ कॉस्मिक फोर्स, किसने डिसाइड किया है? किसी ने तो किया होगा, भगवान ने या नियति ने, ऐसा कहना है। इम्प्लाइंग नो फ्री विल एंड दैट ह्यूमन एक्शन डू नॉट इन्फ्लुएंस आउटकम, यानी आप कुछ भी कर लो, आपके कर्म से आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है। द आजीविकास बिलीव्ड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये लोग जन्म और मृत्यु के साइकिल में विश्वास करते हैं कि जन्म है फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा फिर मृत्यु होगा, इस चीज़ में विश्वास करते थे। बट दैट एक्शन इन लाइफ, इन दिस लाइफ डिड नॉट अफेक्ट वंस फ्यूचर लाइफ, पर इस लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर का लाइफ अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कोई कहता है ना कि अभी हम अच्छा पुण्य काम कर इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हमारा जो है, जो भी मृत्यु के बाद हम जो अच्छे योनि में जन्म लें, ये सब कुछ अच्छा कर्म इसलिए किया जा रहा है, तो वो सब ये कहता है कि फालतू बात है। नियतिवाद में कहता है ये सब फालतू बात है, जो करना है करो आराम से, इससे आपका फ्यूचर लाइफ अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कर्म में विश्वास नहीं रखता है, ये नियति में विश्वास रखता है, सिंपल सा बात है। समझ गए? फाउंडर मखली गोशाल है। सेंट्रल आइडिया है इसका नियति। नियति मीन्स हर चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, किसी व्यक्ति का कोई फ्री विल नहीं है ना, यानी आपके इच्छा के अनुसार कुछ भी डिपेंड नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो इररिलेवेंट है, आपको जो मिलना है वही मिलेगा। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं, लिखा है तो नहीं मिलेगा। ये है नियतिवाद। ठीक है। ट्रांस माइग्रेशन, ये विश्वास करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ पे, जन्म और मृत्यु के चक्र पे विश्वास करता है, कर्म पे विश्वास नहीं करता है। और ये हेट्रोडॉक्स यानी नास्तिक स्कूल है। हेट्रोडॉक्स का हिंदी हो गया नास्तिक स्कूल है, मतलब ये वेदों में विश्वास नहीं करता है। समझ आया? उसके बाद राइवल ऑफ अदर स्कूल्स, इट वाज अ राइवल ऑफ वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन का ये मतलब बहुत बड़ा विरोधी था। जो वैदिक रिलीजन कहता है ना कि भगवान है, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, बलि दो, और बाकी सब चीज़ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब चीज़ों का इससे थोड़ा दुश्मनी चलता था। ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ? क्योंकि आजीविका सेक्ट ग्रेजुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे करके लोग इसको मानना बंद कर दिए।
ठीक है, क्योंकि 14th सेंचुरी तक लोग इसको मानना बंद कर, क्योंकि धीरे धीरे बुद्धिज्म जैनिज्म ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना। राजाओं ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, ना कि इसको। और बराबर का केव ये बिहार में है, यहीं इसी कारण आजीविका का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात यही है, क्योंकि बराबर की गुफाएं जो कि मौर्यों ने बनवाई थी, बराबर की गुफाएं बिहार में, इन गुफाओं में किसको रहने के लिए दिया गया था? बराबर केव्स में आजीविका संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए दिया गया था। ठीक है, आजीविका संप्रदाय के लोगों को इसने दिया था, अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने ना ये गुफाएं आजीविका के जो गुरु लोग थे उनको रहने को दिया था। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा, पर थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग बराबर गुफा के बारे में। पहले आप लोग ये देख लो, आजीविका सेक्ट मखली गोशाल सही है, ए नंबर, ए सही है तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये दोनों में से कोई होगा। डी भी सही है कि रेगुलर सभा और मीटिंग तो होता ही था, और बी देखना है कि नियति में विश्वास करता था, यस। तो ए, बी और डी ये सही है, बी सही है। सी कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन करता था कास्ट के आधार पर, नहीं, ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगा? बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका सेक्ट मतलब जितने भी नए रिलीजन आए हैं ना, वो कभी भी भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव तो वैदिक रिलीजन में है, जो अभी तक लोग मानते आ रहे हैं उसको। ठीक है, ये देख लो बराबर की गुफाएं कहाँ हैं। बराबर रॉक कट केव, जब मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था रॉक कट केव इन ईस्ट इंडिया, तो हम लोग को बराबर गुफाओं के बारे में ही बात करना था। ठीक है, 68 या 69 में पूछा गया था रॉक कट केव के बारे में। तो रॉक कट मतलब कि जैसे रॉक्स, जैसे देख लो ये पहाड़ था, ठीक है, रॉक बहुत बड़ा पत्थर, पत्थर को क्या किया, काट के ना ऐसे करके गुफा बना दिया। इसके अंदर गुफा है पूरा अंदर अंदर, मगर यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया, जाने नहीं देता। आप घूमने के लिए किसी को जाना है तो बस यहाँ बाहर खड़े हो जाओ और फोटो खिंचा लो, अंदर घुसने अब नहीं मिलता है। तो ये जो गुफा बनाया गया था ये क्या, रॉक माने चट्टान को काट के, रॉक कट केव, चट्टान को काट के इस गुफा को बनाया गया है। ये नेचुरल गुफा नहीं है, ये आर्टिफिशियल गुफा है। इसको बनाया गया था छीनी हथौड़ी से काट काट के। समझ आया? तो ये है बराबर की गुफा, जो कहाँ है, जहानाबाद में है। गया में, सॉरी बिहार में जहानाबाद आप लोग नाम सुने होंगे, तो वहीं पर है बराबर की गुफाएं। गेट इसका ऐसा है, काफ़ी डेकोरेटेड गेट है। देख लो कितना डेकोरेटेड है, सजाया गया है। इस यहाँ पे बहुत सारा कुछ मतलब कि मूर्ति उर्ति यहाँ बनाया हुआ है, बहुत ही डेकोरेटेड इसका गेट है। तो ये हम लोग एग्ज़ाम में जब मेंस में लिखते हैं कि इसका गेट बहुत ही डेकोरेटेड है। ठीक है, तो बराबर रॉक कट केव बिहार में जो है, एक किसने बनाया था, अशोका ने। ठीक है, और किसके लिए, आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए बनाया था। द बराबर केव इंडिया का सबसे पुराना रॉक कट केव मान सकते हैं। आर अ क्रूशियल टॉपिक फॉर, मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, लोकेटेड इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दीज केव्स आर अ टेस्टामेंट टू द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन अशोका ने बनाया था। ठीक है, ये देखो किसके लिए बनाया था, आजीविका के लिए, तो हम लोग बात कर ही लिए। वहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, यानी अशोक के शिलालेख, शिलाओं पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी मिला है। वहाँ बराबर गुफा में और भी, वहाँ पे 7 गुफाओं का समूह है, 1 गुफा 2 गुफा ढेरों गुफा है। ठीक है, तो एक गुफा है लोमश ऋषि गुफा, ये भी यही है। ये भी पूछ सकता है कहाँ पे, बिहार में लोमश ऋषि केव। दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट केव, इंपॉर्टेंट है, नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुली कार्व्ड चैत्य आर्क और चंद्रशाला। क्यों इंपॉर्टेंट है, एकदम सुंदर सा वही गेट जो बनाया गया है। ठीक है, आर्क, आर्क मतलब ये डिज़ाइन होता है, इसको बोलते हैं आर्क, ऐसे डिज़ाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्क। उसके बाद एक है सुदामा केव। ठीक है, लोमस ऋषि के साथ ही लगता हुआ नाम है सुदामा केव, लोमस ऋषि केव। करण चौपर लिख लो, करण चौपर। नागार्जुनी केव, कोई भी पूछ सकता है ये सब कहाँ है, लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपर, नागार्जुनी। ठीक है, बराबर की गुफाएं तो पता ही है। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और देखो एक और चीज़ है कि जब भी इन लोगों के रहने के लिए बुद्ध के मठ जब बनाए जाते थे, या फिर इन लोग का किसी का भी रहने का स्थान जब बनाया जाता था,
बुद्ध में तो दो चीज़ बनाया जाता था, एक वो होता था चैत्य और एक होता था विहार। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि गुफाओं को काट के दो चीज़ बनाया जाता था, चैत्य और विहार। चैत्य मतलब उनका पूजा स्थल, चैत्य का मतलब होता था जहाँ ये लोग पूजा करते थे, और विहार मतलब जहाँ ये लोग रहते थे। ठीक है, चैत्य मतलब पूजा स्थल और विहार मतलब जहाँ रहते थे। पूजा स्थल कुछ इस टाइप का होता था, यहाँ बीच में ये है, इस तरह से ये। अगर कभी आप कोई जैसे महाबोधि मंदिर गए हो या कोई भी बुद्ध का जहाँ पे पूजा पाठ होता है तो वो हो गया चैत्य। और जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विहार था पहले, है ना, विक्रमशिला महाविहार हम लोग पढ़े हैं ना, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला जो भागलपुर में था, उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में था, वो सब रहने का जगह था, वो सब चैत्य नहीं था, पूजा पाठ का जगह नहीं था। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ याद रख लो कि इनके लिए दो चीज़ बनाया था, चैत्य और विहार। चैत्य क्या था, प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य वेयर प्लेस ऑफ वर्शिप, और विहार वेयर ड्वेलिंग्स फॉर मॉन्क मतलब रहने की जगह, मठ बोलते थे, मठ। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीविका आप लोग पूरा समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अकर्स इन द मिनास गेरियास प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के मिनास गेरियास प्रांत में कौन सा मिनरल मिलता है। ठीक है, ये क्योंकि करंट में था उस समय, इसी कारण से क्वेश्चन पूछ लिया। तो वहाँ पे ये सही है, आयरन ओर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर। वहाँ पे ऐसा नहीं कि बॉक्साइट नहीं मिलता है या फिर माइका नहीं मिलता है, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। तो इसीलिए आयरन ओर इसका आंसर है कि कौन सा मेजर मिनरल वहाँ पाया जाता है, मिनास गेरियास प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील। तो ये तो करंट में था इसलिए पूछा, मगर ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कहाँ है, क्या है, ये देख लो। मिनास गेरियास बहुत सारा चीज़ के लिए फेमस है, मेनली आयरन ओर एंड बॉक्साइट, तो आयरन ओर आंसर था इसका। ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का कंट्री है। कहाँ का कंट्री है, साउथ अमेरिका का। ठीक है, साउथ अमेरिका में सबसे कम देश है, उंगली पे गिना जाए इतना ही है। जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ठीक है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, चिली जो कि मिर्ची की तरह है, ब्राज़ील, और यहाँ पे 3-4 और हैं, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो बस इतना ही देश है यहाँ पे, और साउथ अमेरिका में। और ब्राज़ील सबसे बड़ा है साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, 5th नंबर पे आता है, सबसे बड़ा में ब्राज़ील 5th नंबर पे आता है, इंडिया 7th नंबर पे आता है। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है ये यहाँ इसका सबसे बड़ा देश है। देखो हर देश यहाँ का ब्राज़ील से टच होता है, सिर्फ 2 ठो को छोड़ के। हर देश मतलब फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। केवल कौन टच नहीं हो रहा है, एक ये क्या नाम है इसका, इक्वाडोर, और एक चिली। इक्वाडोर और चिली इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा देश जो है वो ब्राज़ील से टच कर रहा है, तो ये याद रखना। ठीक है, ब्राज़ील से सब टच कर रहा है, सिर्फ इक्वाडोर और चिली को छोड़कर। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया। ठीक है, अब ये वाला मैप देखिए, ये है ब्राज़ील का ज्योग्राफिकल मैप। ब्राज़ील क्यों फेमस है, वहाँ पे सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजॉन रिवर। ये है अमेजॉन रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये, और ये मुख्य रूप से ब्राज़ील में ही है, और इसके आसपास पूरा जंगल है। जितना ग्रीन दिखा रहा है ना, ये पूरा क्या है, अमेजॉन का जंगल। अमेजॉन का जो जंगल है उसको सेल्वास भी कहा जाता है, सेल्वास। और अमेजॉन के जंगल को लंग्स कहा जाता है, धरती का क्या कहा जाता है, फेफड़ा। क्योंकि जंगल क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन देता है हम लोग को, तो वो धरती का फेफड़ा है, उसको लंग्स कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेजॉन के जंगल को, और उसको सेल्वास भी कहते हैं। ठीक है, सेल्वास। उसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे देख लो। ब्राज़ील की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ये है, पीको दा नेबलिना। बहुत बड़ा पीक नहीं है, नाम ही इसका पीको दा नेबलिना। यहाँ पे है ब्राज़ीलिया। कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक है, क्योंकि रियो में एक समिट हुआ था। समिट का मतलब होता है दुनिया के सभी देश आपस में मिल करके, जैसे G20 का समिट इंडिया में हुआ था ना 2000 कब 23 या 24 में,
तो उसी तरीके से रियो में एक समिट हुआ था, तो उसको रियो समिट के नाम से जाना जाता है। 1992 का रियो समिट, रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मतलब पहली बार पृथ्वी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों ने एक समिट किया। सभी दुनिया के देश, बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब मिला। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। तो 1992 में हुआ था अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर पहले आप लोग इसका मैप अच्छा से देख लो। ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, अमेजॉन बेसिन, ये अमेजॉन रिवर है। ठीक है, अमेजॉन रिवर का मुंह किधर है? अटलांटिक ओशन की तरफ। अमेजॉन रिवर का मुहाना माने अपना पानी गिराता है किस में? अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन। ठीक है, सेल्वास के जंगल, अमेजॉन के जो जंगल हैं उनको सेल्वास का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ पे है ब्राजीलियन हाईलैंड, हाईलैंड मतलब उठा हुआ, जैसे हमारे यहाँ छोटा नागपुर है या डेक्कन का पठार है, उसी तरह ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे है ग्रान चाको, ग्रान चाको जो है ये ग्रासलैंड टाइप का है, तो ये भी वहीं पर है ब्राज़ील में। ठीक है, ये देखो, अमेजॉन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होते रहता है, वो इक्वेटर के पास है ना, मतलब हमारा अर्थ के एकदम बीचों बीच है, बीचों बीच जो लाइन है वो है इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो वहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ के जंगल है उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। वहाँ के जंगल कभी भी, जो पेड़ पौधे हैं वो कभी भी अपना पत्ता नहीं झाड़ता है, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो। वहाँ ठंडा पड़ता ही नहीं है, हमेशा गर्मी रहती है, हमेशा सिर्फ गर्मी होएगा और बारिश होएगी, दिन को गर्मी होएगा, शाम को बारिश होएगी। ठीक है, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ का फेफड़ा है ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है, पर बेचारा अब ये अमेजॉन जंगल भी खतरा में है। ये है दुनिया के ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब होता है घास भूमि, मतलब कुछ नहीं है, बड़े बड़े जमीन होते हैं जो घास जैसे, वहाँ पे सिर्फ घास उगा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया में सिर्फ घास उगा हुआ रहता है, जंगल नहीं होता है, ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, तो ये मैप जरूर याद कर लेना कि किस देश में कौन सा ग्रासलैंड होता है। जैसे अमेरिका में पाया जाता है प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, इसको व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इस घास भूमि में गेहूं बहुत उगता है, तो प्रेरीज को बोलते हैं व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, प्रेरीज को। फिर उसी तरीके से यहाँ ब्राज़ील में कैंपोस, हम लोग ब्राज़ील पढ़ रहे हैं इस कारण से कैंपोस पढ़ना पड़ेगा। ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है कैंपोस। वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है लानोस, वेनेजुएला का लानोस। अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना में है पंपास। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है वेल्ड, WELD, वेल्ड। साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड का नाम है वेल्ड या VELD है, WELD नहीं है, VELD है। ठीक है, और पूरे अफ्रीका में जो है उसको बोलते हैं अफ्रीकन सवाना। एलिफेंट ग्रास यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, एलिफेंट ग्रास एकदम एलिफेंट के हाइट का ऊंचा ऊंचा घास खाली। ठीक है, एलिफेंट ग्रास अफ्रीकन सवाना में। ठीक है, हंगरी में जो है वो है पुष्टाज, हंगरी में जो ग्रासलैंड है वो है पुष्टाज। सेंट्रल एशिया में रशिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसमें जो पाया जाता है वो है स्टेपीज। स्टेपीज और प्रेरीज एक ही जैसा होता है, स्टेपीज नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज यहाँ है इस साइड में। देखो इस लाइन में तुमको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, इस लाइन में, तो उसको USA में कह रहे हैं प्रेरीज, हंगरी में कह रहे हैं पुष्टाज, हंगरी और बुल्गारिया में, और सेंट्रल एशिया में कह रहे हैं स्टेपीज। ठीक है, चाइना में है मंचूरिया ग्रासलैंड, मंचूरिया ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स। तो इतना चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका यहाँ पे ये भी है, कहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड है ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख के याद कर लेना। ठीक है, रियो अर्थ समिट देख लो थोड़ा सा। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 172 देश के जो हेड थे, प्राइम मिनिस्टर, PM, ये लोग आपस में मिले, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था
उसको अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन, या उसका ऑफिशियल नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस। यूएन का कॉन्फ्रेंस था वो, यूनाइटेड नेशन का, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पे था? इन्वायरमेंट वर्सेज डेवलपमेंट, वातावरण वर्सेज विकास। क्या चीज़ पे फोकस करना है? विकास पे फोकस करें कि पर्यावरण पे फोकस करें? तो जैसे विकास जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन बनता है, रोड्स बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, मगर उससे क्या होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्या करता है, हीट को और एब्जॉर्व करता है। उसमें जो आयरन स्टील लगा रहता है वो क्या करता है, हीट को और एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो धरती का वातावरण को गर्म करता है। जो रोड है, अलकतरा का बना हुआ रोड होता है, वो भी पूरा गर्म हो जाता है, वो भी हीट को एब्जॉर्व करता है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती गर्म हो रही है। इसी कारण से ये सबमिट किया गया कि दोनों मतलब बैलेंस बनाना होगा, विकास और जो पर्यावरण है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इसके बीच में बैलेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध एकदम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं और जलाए जा रहे हैं, उस सब से नहीं होगा। इसीलिए ये सबमिट किया गया था। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमिट था कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा हो जो चले, जो चले मतलब सालों साल चले, सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि ऐसा विकास कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित हो रहा है, धरती को ही खराब किए जा रहे हैं। प्लास्टिक का विकास कर दिए और उससे धरती ही खराब हो रहा है। मेन है कि एजेंडा क्या था, क्या निकला, तो उसमें एक एजेंडा 21 बनाया गया था कि 1992 में ये समिट हुआ और 2000 के बाद तो 21वीं सदी आने वाला था, उसके पहले तो 20वीं सदी चल रहा था। तो 21वीं सदी में हम लोग कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसके लिए आया था एजेंडा 21 माने 21st सेंचुरी। ये क्वेश्चन पूछा था कि एजेंडा 21 कब आया था, तो ये रियो अर्थ समिट में आया था। ठीक है, इसके अलावा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन भी आया था इसमें। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पे कन्वेंशन भी इसमें आया था। ठीक है, तो ये बस दो चीज़ याद कर लो, एजेंडा 21 और जैव विविधता और ये जलवायु। पूछने का पूछेगा कि अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1992 रियो। एजेंडा 21 कहाँ का था? रियो का था। ठीक है, ये सब वही लिखा है। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? तो इम्पोर्टेंस ये था कि ग्लोबल शिफ्ट हुआ, सारे देशों का ध्यान गया कि अरे हाँ सही में वातावरण को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो जो छोटे छोटे देश हैं, मालदीव, क्या होगा मालदीव का? अगर धरती बहुत गर्म हुआ तो सारे बर्फ़ पिघलेंगे। जितना धरती में अंटार्कटिका में बर्फ़ जमा हुआ है वो सब पिघल जाएगा। पिघलेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो ये सब सुंदर सुंदर देश है ये सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, सब डूब जाएगा। मालदीव, मॉरिशस, ठीक है, सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बचाना है अगर, तो धरती को गर्म होने से बचाना होगा। ठीक है, तो ये सब समिट में हुआ था, यही सब बातें हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग डिटेल से ब्राज़ील के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वाज। पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो बिहार में पब्लिश हुआ था इन चारों में, वो कौन सा था? ठीक है, तो देखो बिहार में जो पहला पेपर हिंदी का पब्लिश हुआ था वो था बिहार बंधु, मगर बिहार बंधु ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। मगर बात यह है कि बिहार बंधु पहला हिंदी पेपर था, पर वो डेली नहीं आता था, वो वीकली पेपर था। पहले वीकली था, फिर 3 दिन में आने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको डेली कर दिया गया, लेकिन पहले तो वीकली था। तो यहाँ पे कि पहला हिंदी डेली का न्यूज़पेपर था सर्व हितैषी। कौन था? सर्व हितैषी। तो इसका आंसर हो गया आपका सर्व हितैषी। थोड़ा सा बाकियों के बारे में डिस्कस कर लीजिए, और बिहार का पहला इंग्लिश पेपर कौन था और बाकी चीज़ें क्या थी वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है अगला बार इंग्लिश पेपर पूछ दे हमसे, है ना। तो देखो बिहार बंधु लिख लो। बिहार बंधु दिस वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। डेली बाद में हुआ था, शुरू में तो ये वीकली न्यूज़पेपर था। तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर आप लिख लीजिए इन बिहार। फाउंडेड इन 1872, 1872 में आया था। किसने? केशव राम भट्ट ने। ये भी लिख लो, ये भी पूछ सकता है
कि इसको किसने स्टार्ट किया था इस पेपर को, तो केशव राम भट्ट जी ने इस पेपर को स्टार्ट किया था, बिहार बंधु को, केशव राम भट्ट। उसके बाद है सर्च लाइट। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन बिहार। बिहार में इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो पहला था वो था सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट। और ये स्टार्ट किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सर्च लाइट पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर। और नवजीवन, ये न्यूज़पेपर एडिट किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन न्यूज़पेपर, इसके एडिटर थे महात्मा गांधी। ठीक है, ये देखो सर्व हितैषी, द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर और बिहार वाज सर्व हितैषी। ये डेली का न्यूज़पेपर था, विच स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन 1890 में शुरू किया गया था। और वो बिहार बंधु कब शुरू किया था? 1872 में। तो वो पहले शुरू किया गया था, मगर वो वीकली चल रहा था। और इसके एडिटर कौन थे? महावीर प्रसाद। सर्व हितैषी के एडिटर कौन थे? महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर प्रसाद। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है क्षत्रिय समाचार, जो ऑप्शन में आपके दिए हैं, देख लो ऑप्शन क्या क्या था। क्षत्रिय समाचार, उद्योग, सर्व हितैषी और चैतन्य चंद्रिका। तो सर्व हितैषी तो हम लोग देख लिए, महावीर प्रसाद का था। क्षेत्रीय समाचार, क्षत्रिय समाचार, उद्योग और चैतन्य चंद्रिका, है ना। देखो क्षत्रिय समाचार, क्षत्रिय मतलब अभी बताया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखो जब वेदों की स्थापना हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि समाज को 4 भाग में बांटा गया। ये 4 भाग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कहा गया कि एक सीढ़ी है और सबसे ऊपर कौन बैठा है? ब्राह्मण। उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य और सबसे नीचे बेचारा शूद्र है, जो सबका ये तीनों का सेवा करेगा, शूद्र। ठीक है, तो जो क्षत्रिय हैं, आजकल क्षत्रिय क्लैन कौन है? क्षत्रिय समुदाय जो राजपूत है वो अपने आप को अभी भी क्षत्रिय समुदाय से, नाम से क्या लग रहा है? देखो राजपूत माने राजा का बेटा, है ना, राजपूत। तो ये जो जाति है, ये जो कास्ट है, ये अपने आप को अभी भी क्षत्रिय समझते हैं। ठीक है, अब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला कॉन्सेप्ट चला गया। उस समय 4 ही हुआ करते थे, अब तो बहुत हो गए हैं। ब्राह्मणों में कई टाइप के ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियों में कई टाइप के क्षत्रिय, वैश्य तो मतलब ओबीसी तो भर चुका है, और शूद्र बेचारे वो अभी भी शूद्र हैं, है ना। तो जो क्षत्रिय थे उनका अपना न्यूज़पेपर चलता था। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली नोन फॉर इट्स फोकस ऑन क्षत्रिय कम्युनिटी। इसका मुख्य फोकस क्षत्रिय समाज के लोगों पर ही था, खास करके राजपूतों पे। ठीक है, ये मुख्य मतलब नेशनल न्यूज़पेपर टाइप का ये नहीं था, ये बस क्षत्रिय समाज के बारे में ही प्रमोट करता था, बाकी कुछ इसका काम नहीं था इस पेपर का, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्योग, उद्योग पेपर जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके एडिटर थे विजयानंद त्रिपाठी। लिख लीजिए, हिंदी में बिहार से ही स्टार्ट किया गया था उद्योग। ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्रॉडर लिटरेरी एंड मीडिया लैंडस्केप इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने आज़ादी के टाइम जब बिहार बंधु, सर्च लाइट, ये सब चल रहा था, उसी में उद्योग पेपर भी चल रहा था, हिंदी में ही, पटना से। पर मेन तो ये दोनों ही है, बिहार बंधु हिंदी का, सर्च लाइट इंग्लिश का, पहला न्यूज़पेपर दोनों है। ठीक है, और ये है आपका चंद्रिका पेपर। जो चंद्रिका पेपर था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसको 1822 में भवानी चरण बंदोपाध्याय, यही बस लिखना है, इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसको 1822 में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने शुरू किया था। यह धर्म सभा के एक रूढ़िवादी हिंदू समाचार पत्र के रूप में जाना जाता था। ये एक मतलब एक सभा से जुड़ा हुआ था, वो सभा है धर्म सभा। देखो तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब हमारे देश में, हमारे समाज में लोग कहता है कि हिंदू समाज बहुत अच्छा है, पर शुरुआत में ना इसमें भी कुछ बुराइयां थीं। जैसे एक बुराई था, वो था सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जो पुरुष होते थे वो जब मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी उनको भी साथ में ही जला दिया जाता था। कुछ तो खुद ही मतलब चाहती थी कि चलो मेरे पति मर गए तो अब मैं जी के क्या करूँगी, वो खुद ही बैठ जाती थी, मतलब चिता पे बैठ जाती थी, वो भी जल जाती थी। पर कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जलाया जाता था, क्योंकि उसका जो मान लो पति मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तो पत्नी की होगी। तो जो घर वाले होते थे, ससुराल वाले और जो लोग होते थे, वो चाहते थे कि इसको भी ख़त्म करो और फिर सारा प्रॉपर्टी हम लोग आपस में बांट लेंगे। मुख्य मुद्दा यही था। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने किसी के साथ जलना नहीं चाहेगा। ठीक है, पति मर गया
मगर अपना शरीर का भी एक वो होता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने शरीर को जला दें। तो मेन जो कारण था ना वो ये था कि उसको ज़बरदस्ती बैठा करके जलाया जाता था। तो पहले तो ये मतलब कि जलाया जाने लगा, फिर बाद में एक प्रथा बन गया, सिस्टम बन गया, और फिर मतलब कि एकदम कि जलना एकदम नेसेसरी है, ज़रूरी है, जलना ही पड़ेगा बेचारा। अब सोचो कि कोई जीवित आदमी उसको बैठा के जला देना कितनी बड़ी बात है। तो ये इंडिया में चल रहा था और ये बहुत ही खराब प्रथा था, बहुत ही खराब। तो इसके खिलाफ एक व्यक्ति सामने आए, वो थे कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। पहले तो इनका नाम सिर्फ राम मोहन राय था, इनको राजा की उपाधि जो है ना, वो एक व्यक्ति थे मुगल साम्राज्य, उनका मुगल सम्राट, उनका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर टू। ठीक है, ये वो वाला अकबर नहीं है जोधा अकबर वाला, ये दूसरा अकबर है, यानी कि मुगल वंश में बाद में कोई राजा हुआ था, उसका नाम था अकबर टू। तो अकबर द्वितीय जो था, इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो ये हो गए राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे, ये बहुत लड़े, ठीक है, समाज से लड़े। इनके भाई की जब मृत्यु हो गई ना, तो इनकी भाभी को भी मतलब कि बैठाने लगा। तो फिर ये बहुत लड़े कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लड़े और फिर अंग्रेज़ों के पास बहुत सारा, क्योंकि उस समय हमारा सरकार किसका था? अंग्रेज़ों का ही सरकार था। तो सरकार के पास बहुत चिट्ठी लिखे, बहुत बार गए। तो इनके प्रयासों में उस समय जो हमारे वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये हमारे जो वायसराय थे ना, ये बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने फिर सपोर्ट किया, इन्होंने एक एक्ट निकाला। ठीक है, ये बात है आपको 1828 का। ठीक है, एक एक्ट पास किया गया, वो एक्ट था सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा बैन एक्ट, या इस तरह से कुछ, कि सती प्रथा को बैन करने के लिए। तो इस एक्ट के नियम 17 के अनुसार सती प्रथा को बैन किया गया कि अब सती प्रथा इंडिया में जो है ये कानूनी अपराध है, और जो भी इसको मतलब करेगा, प्रमोट करेगा, उसको फिर सजा होएगी, इस तरह से। तो इनके प्रयासों को बहुत सफलता मिली। समझ आया? यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया था। ये विलियम बेंटिक की सराहना के पात्र है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। समाज और धर्म सुधार में इनका अहम योगदान रहा, राजा राम मोहन राय का और विलियम बेंटिक का। अब देखो, इन्होंने जब समाज के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूढ़िवादी सोच के होते हैं। रूढ़िवादी मतलब वो कहते हैं कि नहीं, उनको लगता है कि वही चीज़ अच्छा है। अभी भी जैसे देखो, समाज में अभी भी बहुत बुराइयां हैं, जैसे विधवा विवाह अभी भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई विधवा विवाह के मतलब खिलाफ आता है, कोई कहता है कि मैं विधवा शादी करूंगा, तो सारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो फिर उस पर चढ़ जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी जो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम भी ना सती प्रथा को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे। बहुत कम ही लोग थे जो सती प्रथा के विरोध में बात करते थे, ज़्यादातर लोग तो इसके सपोर्ट में थे कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, मर ही जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने मिल करके अपना एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का नाम था धर्म सभा। क्या नाम था? धर्म सभा। ये रूढ़िवादी हिंदुओं की एक ग्रुप था, जो रूढ़िवादी हिंदू थे, जो पुरानी व्यवस्था में ही विश्वास करते थे। समझ आया? धर्म सभा बनाया गया। इसके जो मेन लीडर थे ना, उसका नाम था राधा कांत देव। धर्म सभा के नेता जो थे, जिन्होंने ये धर्म सभा बनाया था, राधा कांत देव। ठीक है, धर्म सभा। और ये राधा कांत देव और इनके जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, जो विश्वास करते थे कि सती प्रथा अच्छा है, फिर ये लोग अपना पेपर निकाले, पेपर में छपवाए कि नहीं, बुराई किए बहुत ज़्यादा। सती प्रथा बैन जो एक्ट आया, कानून आया, उसका बुराई किए, राजा राम मोहन राय का बुराई किए, यही सब। समझ में आया? तो ये जो पेपर जो आया था, भवानी चरण बंदोपाध्याय जी ने ये जो पेपर लॉन्च किया था 1822 में, इसमें भी वही सब चलता था। ये भी धर्म सभा का ही पेपर था। क्या नाम था? चैतन्य चंद्रिका। ये भी धर्म सभा का ही पेपर था। अब आप लोग पूरा स्टोरी समझ गए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा और देख लो। बिहार का तुम लोग देख लिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन सा पहले आया, पर इंडिया में भी तो कुछ न्यूज़पेपर पहले आया होगा। तो ये देखो, द मार्तंड उदंड मार्तंड पब्लिश्ड इन 1826 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर था, वैसे वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, उसका नाम था द बंगाल गजट।
ठीक है, इंग्लिश का 1780 में आया था और उसको किसने लिखा था? जेम्स अगस्त हिकी, जेम्स हिकी भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन, सिंपल नहीं है, मीन्स बहुत लोग जानते हैं इसको कि भारत का पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट। ठीक है, और ये इंग्लिश भाषा में था द बंगाल गजट। 1780 में जेम्स हिकी ने इसको पब्लिश किया था, लिखा था। पर भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? वो था उदंड मार्तंड। जैसे बिहार का बिहार बंधु और सर्चलाइट है, वैसे इंडिया का भी आपको याद करना पड़ेगा। तो द बंगाल गजट हो गया और उदंड मार्तंड, ये 1826 में आया था। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा कैलकटा से। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा कैलकटा से। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट? इन चारों में से कौन हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट है? देखो क्या होता है, क्या पूछ क्या रहा है यार, ऑर्बिट क्या होता है? तो हमारा जो सन है, आपको पता होगा जो सन है उसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, हमारे 8 ग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम का 8 ग्रह है, मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। पहले 9 ग्रह था, प्लूटो को हटा दिए हम लोग और अब 8 ग्रह है। तो सभी ग्रह एक लाइन से चक्कर लगाता है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये नहीं कि ये अपना ऑर्बिट में लगाएगा। अपना ऑर्बिट से ये नहीं कि ऐसे घूम के दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाएगा, नहीं, अपने ऑर्बिट में बस चक्कर लगाते रहता है। और जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब है जैसे मान लो यहाँ सन है, तो जो ऑर्बिट है ना, एक मिनट, ठीक है, यहाँ देखो सन है, तो जो ऑर्बिट है वो ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे है। ठीक है, वो गोल नहीं है पूरा का पूरा, वो थोड़ा सा ऐसे चिपटा टाइप का है, अंडे के आकार का है, तो उसी को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे। और हाईली इलोंगेटेड माने सबसे ज़्यादा ऐसे, इन चारों में से किसका ऑर्बिट जो है वो सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड है? किसी का कम होगा, किसी का छोटा हो सकता है, सबसे ज़्यादा किसका इलोंगेटेड है वो ऑप्शन में पूछ रहा है। एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोराइट और मीटियोर। तो हम लोग तो वो बात करेंगे ही, इन चारों पे भी बात करते हैं कि क्या क्या है ये सब, एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोराइट, मीटियोर, ये सब क्या क्या है। ठीक है, सब पे बात करते हैं। ये देखो देखो क्या है ना कि आपको पता है कि सन है और फिर सन के 8 वो है ना, ये तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है, किसी को कोई इस चीज़ में डाउट नहीं है कि सन है और सन का 8 हमारा ग्रह है। सबसे पहला ग्रह है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर। और जुपिटर के बाद नहीं यहाँ पे दिया है, जुपिटर के बाद है सैटर्न, शनि, शनि के बाद है यूरेनस और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। इसके बाद जो था प्लूटो वो खत्म हो गया। तो 8 ग्रह हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये मार्स है, ये वाला लास्ट वाला, और ये जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ ऐसा पत्थरों का समूह है, बड़ा बड़ा पत्थर है ये सब, बड़े बड़े पत्थर, बड़े मीन्स 90 किलोमीटर तक के बड़े पत्थर। ठीक है, 900 किलोमीटर बड़े पत्थर। 900 किलोमीटर समझते हो, यहाँ से पटना, मतलब आप सोचो कि आपके घर से पटना कितना होगा, 500-600 किलोमीटर, दिल्ली ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पे घूम रहा है, ऐसा पत्थर जो कि प्लैनेट नहीं बन सका। ठीक है, जो प्लैनेट नहीं बन सका, जैसे प्लैनेट है ना, 8 ग्रह है, वो ग्रह नहीं बन पाया, वो टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, वो यहाँ पे घूम रहा है करोड़ों की संख्या में। इसी कारण यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे डॉट दिया हुआ है, करोड़ों की संख्या में। जो सबसे बड़ा है वो है सिरस। ये जो पत्थर है ना, इन सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड, इसको कहते हैं एस्टेरॉयड। और ये यहाँ पे जो घूम रहा है सब मिल करके, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर, मंगल और
बृहस्पति ग्रह जो है उसके बीच में एस्टेरॉयड का बेल्ट है, मीन्स सारे पत्थर उसके बीच में घूम रहे हैं। मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं सारे बड़े बड़े पत्थर, उनको कहते हैं एस्टेरॉयड। समझे, इस तरह का दिखता है, वो छोटा नहीं होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे देख लो, एन एस्टेरॉयड इज अ माइनर प्लैनेट, एक तरह से वो ग्रह ही है। एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन अ मीटियोराइट, बताएंगे मीटियोराइट क्या होता है। डेट इज नीदर अ प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं होता है बिल्कुल भी, ग्रह नहीं है, क्योंकि ये गोल नहीं है, इस पे एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, दैट ऑर्बिट्स विद इन द इनर सोलर सिस्टम, ये हमारे सन का ऑर्बिट लगाता है और इस को ऑर्बिटल विद जुपिटर, जुपिटर के अंदर है ना। ये रॉकी होता है, पथरीला होता है, मेटालिक, बहुत सारे तो मेटल के बने, पूरा पूरा सोना का बना हुआ पत्थर है ना। और वही तो सोच रहा है हमारा जो नासा है, उसका यही काम है कि इन पत्थरों का खोज करो, कोई पत्थर ऐसा होगा जिसपे खाली यूरेनियम मिलेगा, खाली सोना मिलेगा, तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। तो वो है। ठीक है, कुछ कुछ आइसी होते हैं, पूरे आइस के बने हुए पत्थर विथ नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं होता है, वातावरण नहीं है रहने लायक, ये सब ऐसी ही है, बड़ा बड़ा पत्थर है खाली। समझ गए। इसमें जो सबसे बड़ा है वो है सीरस, ये देखो सीरस, ये तो कॉमेंट आ गया, सीरस कहाँ गया भाई, ये है देखो, द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम इज सीरस, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, लोकेटेड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, कहाँ लोकेटेड है, एस्टेरॉयड बेल्ट में। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और जो बृहस्पति है उसके बीच में है। और इसका डायमीटर देखो कितना, 945 किलोमीटर, मतलब 945 किलोमीटर बहुत होता है ना। मतलब एक पूरा बिहार, बिहार भी 945 किलोमीटर का नहीं है, बिहार से बहुत बड़ा। इतने बड़े ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। कभी कभी ये क्या होता है ना कि अपना ऑर्बिट छोड़ के और ये लोग आने लगता है इंडिया की तरफ, सॉरी इंडिया की तरफ, धरती की तरफ। ठीक है, यहाँ देखो, मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली लार्जर देन अदर एस्टेरॉइड लाइक वेस्टा, ये बाकी एस्टेरॉइड से सिरस बड़ा है। ठीक है, बाकी एस्टेरॉइड कौन, जैसे विस्टा, विस्टा सिरस के बाद सेकंड नंबर पे आता है विस्टा, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सिरस और उसके बाद है विस्टा। समझ गए आप लोग। अब ये सब यहाँ तो घूम रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपना ऑर्बिट छोड़ के और ये आने लगता है धरती की तरफ। ठीक है, ये अपना ऑर्बिट छोड़ के आने लगेगा धरती की तरफ। धरती की तरफ आता है तो फिर हम लोग डर जाते हैं कि अरे धरती पर एस्टेरॉइड गिरने वाला है। आप लोग न्यूज़ में बहुत देखते होंगे, धरती पर एस्टेरॉइड गिरने वाला है, हम लोग दुनिया ख़त्म होने वाली है। जब डायनासोर्स थे ना तो यही हुआ था। ठीक है, एस्टेरॉइड गिरा था और पूरा सभी डायनासोर मर गए, चाहे वो उड़ने वाले हों, चाहे ज़मीन पे चलने वाले, चाहे पानी में रहने वाले, सब मर गया। तो अगर अभी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी मर जाएंगे। समझ गए। तो एस्टेरॉइड धरती पर गिरते रहता है, छोटा छोटा होकर कभी कभार। अब ये देखो, मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोराइट्स आर डेब्रिस ऑफ एस्टेरॉइड, ऐसे एस्टेरॉइड जो धरती की तरफ आ रहे हैं, आते टाइम क्या होता है कि थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में टूट गए, तो उन एस्टेरॉइड का जो टुकड़ा होता है डेब्रिस, वो होता है मीटियोराइट, जो धरती की तरफ आने लगता है, जो सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जो सन का चक्कर लगाते रहता है। एस्टेरॉइड का टुकड़ा, एस्टेरॉइड नहीं, 945 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड नहीं, उसका टुकड़ा सब जो है वो सब घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसको मीटेराइड बोलते हैं, सूरज के चारों ओर। और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के आने आने लगता है, देखो अर्थ की तरफ आ रहा है, अगर ये आते टाइम क्या होता है ना, आप लोग सुने होंगे कल्पना चावला का कहानी सुने होंगे कि कल्पना चावला जो थी वो जब आ रही थी लौट के, वो चली गई पहले अंतरिक्ष में, और जब वो आ रही थी तो उनका जो यान है जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना, तो इतना तेजी स्पीड में रहता है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण यान जल भी जाता है बहुत बार। तो वही हुआ था, उनका यान जल गया था और सभी जो 6 लोग थे वो सभी मर गए थे। तो जब एस्टेरॉयड आता है धरती की ओर, तो वो भी क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण जल जाता है, जल जाता है तो पूरा का पूरा आसमान में ही जल जाता है, कभी कभार टुकड़ा उकड़ा धरती पर गिर भी जाता है कहीं कहीं पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे है। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ रखा हुआ है मीटियोराइट। ठीक है, तो अगर वो धरती पे आ गया, अगर वो जला, कुछ पार्ट
जल गया, कुछ पार्ट बच उच के अगर धरती पे आ गया, धरती को टच कर लिया, तो उसका नाम हो जाता है मीटियोराइट। अगर आसमान में ही जल के खत्म हो गया तो उसका नाम है मीटियोर्स। और जब धरती की तरफ आ रहा है तो बोलते हैं मीटियोराइड। देखो धरती की तरफ आ रहा है मीटियोराइड, जल गए के खत्म हो गया मीटियोर, टच किया धरती को तो मीटियोराइट। याद कैसे करेंगे? राइट में टी है, मीटियोराइट में क्या है? टी। टी माने टचेज द अर्थ। अगर अर्थ को टच कर लिया तो हो गया मीटियोराइट। टच नहीं किया, जल के खत्म हो गया तो मीटियोर्स। कौन? मीटियोराइड। मीटियोराइड जब धरती को टच किया तो मीटियोराइट बना, जल के खत्म हुआ तो मीटियोर्स बना। और मीटियोराइड क्या है? एस्टेरॉइड का ही पार्ट है। एस्टेरॉइड का ही पार्ट है मीटियोराइट, मीटियोराइड। एस्टेरॉइड माने बड़े बड़े बड़े, मतलब ग्रह नहीं कहेंगे, ग्रह टाइप का है वो ग्रह नहीं है, ग्रह तो 8 ही है हमारे, वो पथरीला या फिर आईसी टाइप का कुछ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आपका एक ऑप्शन है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट भी ऐसा ही होता है, देखो पढ़ लो थोड़ा, उसके बाद देखेंगे कॉमेट। कॉमेट्स आर आइसी बॉडीज, मतलब ये आइस का होता है। पहला चीज समझ गए, बर्फ के बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम में होता है। इसको डर्टी स्नोबॉल भी बोलते हैं, गंदा स्नोबॉल। दे ऑर्बिट द सन, ये सन का चक्कर लगाता है। एंड व्हेन दे अप्रोच द सन, और जब ये सूरज की तरफ आने लगता है तो इसका आइस पिघलने लगता है, क्योंकि सूरज तो गर्म है। तो जैसे मान लो ये सूरज है और ये मिट्योर जो है ये आ रहा है, तो इसका जो आइस है वो पिघलने लगता है। पिघलता है तो सारा बर्फ जो है वो भाप बन के ऐसे उड़ने लगता है। तो ये जब आता है तो ऐसा दिखता है कि पीछे से कुछ निकला हुआ है, तो कहते हैं टेल। कॉमेट्स के टेल निकले हुए होते हैं, यानी पूंछ। ये पूंछ नहीं है, ये बस है कि जब ये सूरज की तरफ आता है तो इसके सारे आइस पिघलते हैं और वो टेल की तरह बन जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ विजिबल एटमॉस्फेयर, जिसको टेल बोलते हैं, कोमा टेल। आर बिलीव टू बी ऑरिजिनेट फ्रॉम द ऊट क्लाउड, ऐसा माना जाता है कि कॉमेट्स कहाँ से आया है? ऊट क्लाउड से या कुइपर बेल्ट से। ये दोनों क्या होता है अभी बताएंगे। वास्ट रीजन ऑफ आइसी बॉडीज, मतलब ये दोनों ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे ढेर सारे आइस के बड़े बड़े ग्रह हैं, या आइस के बड़े बड़े पत्थर। इतने बड़े पत्थर, मतलब 100 किलोमीटर बड़े पत्थर, 200 किलोमीटर बड़े पत्थर, ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हैं, ढेर सारे हैं। तो वहां से जब ये अर्थ सन की तरफ आता है तो फिर ये कॉमेट बन जाता है, पूंछ वूछ निकल जाता है और ये कॉमेट बन जाता है। ठीक है, वही सब चीज़ दोबारा लिखा हुआ है कि कॉमेट जो है वो आइस का बना हुआ होता है, डस्ट का बना हुआ होता है, पत्थर का ही बना हुआ होता है। ये आता कहाँ से? ऊट क्लाउड या कुइपर बेल्ट से। अपीयरेंस, जब ये सूरज की तरफ आता है तो इसके सारे बर्फ पिघलने लगते हैं, जिससे एक पूंछ जैसा बनता है, टेल की तरह। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। देयर आर शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, दिखाई देता है कभी शॉर्ट पीरियड कभी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इम्पैक्ट, कॉमेट्स कैन कोलाइड विथ प्लैनेट्स, हो सकता है कि ये ग्रहों से टकरा जाए, हो सकता है धरती से टकरा जाए। एक बार ये जुपिटर से टकराया था 1994 में। डार्क कॉमेट, अ टाइप ऑफ कॉमेट दैट लैक अ विजिबल टेल, जिसमें टेल नहीं दिखाई देता है तो होता है डार्क कॉमेट। है कॉमेट पर पूंछ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको बोलते हैं डार्क कॉमेट। ठीक है, ये कॉमेट है, देखो यहाँ सन है, यहाँ से कॉमेट आया और आके ऐसे सूरज का चक्कर लगा के ऐसे वापस हो जाता है। तो इसी आंसर जो है ना आपका वो कॉमेट ही है, क्योंकि सूरज के बाकी ग्रह ये हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, ये इनका ऑर्बिट है। पर कॉमेट का ऑर्बिट देखो कैसा है, ऐसा ऑर्बिट है, यानी हाईली इलोंगेटेड ऑर्बिट है कॉमेट का। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? कॉमेट। सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड ऑर्बिट कॉमेट का होता है। ये है कुइपर बेल्ट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस मैप में, ये देखो यहाँ पे सन है, सारे ग्रह हैं, अर्थ भी है, सब होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर सब है। यहाँ पे अर्थ भी दिख रहा है, यहाँ तक नेपच्यून तक सब खत्म हो गया। उसके बाद नेपच्यून के बाद ढेर सारे आइसी बॉडीज यहाँ पे होते हैं, ढेर सारे, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में ढेर सारा था ना पत्थर, वैसे ही बड़े बड़े पत्थर आइस के, डस्ट के बने हुए यहाँ पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। ये नेपच्यून के भी बाद होता है। सन सबसे पहले, सन, सन के बाद आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब है ना।
ये सब होता है। सबसे लास्ट में होता है आपका कुइपर बेल्ट, और ये जो है पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए रखता है कौन, ऊर्ट क्लाउड। ये भी वही है, यहाँ पे भी ढेर सारे पत्थर, आइस के बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुइपर बेल्ट। देख लो, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून के बाद ये पूरा बर्फ के ढेर सारे वो होते हैं, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, वही कभी कभी भाग के सन की तरफ चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमेट। या तो कुइपर बेल्ट से निकल के आ जाएगा, या तो फिर ऊर्ट क्लाउड। ऊर्ट क्लाउड जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे रहता है उसमें से निकल के आ जाएगा। देख लो, है ना, ये है ऊर्ट क्लाउड और ये है कुइपर बेल्ट। ठीक, थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये देखिए, प्लैनेट ऑर्बिटिंग द स्टार्स। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, तो आपको पता है आकाश गंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। ठीक है, planets revolve around a star in the path called an orbit which is called elliptical। हमारे जो ग्रह हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ना कि गोल। दो तरह का ग्रह है हमारे पास, देखो दो भाग में बांटा गया ग्रहों को। जो अंदर वाले ग्रह हैं, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है, एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके पहले क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 है ना, इसको दो भाग में बांटा है, बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट। तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब होता है जो रहने लायक है, जिसपे जमीन है, जैसे धरती, धरती पे क्या है, जमीन है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पे भी जमीन है, हवा नहीं है, गैस नहीं है। ठीक है, वीनस, शुक्र ग्रह, वो भी जमीन है, रॉकी है। ठीक है, चट्टाने हैं वहां भी, और मरकरी वहां भी। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों पे जमीन नहीं है, ये पूरा मतलब गैस का गोला है। समझ आया, जैसे धरती गैस का गोला नहीं है, धरती सॉलिड है, मगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये गैस का गोला है, गैसियस प्लैनेट है। तो हमारे 8 जो ग्रह है ना, उनको दो भाग में बांटा गया। एक प्लैनेट हो गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो रॉकी चट्टानी है, और दूसरा हो गया गैसियस प्लैनेट, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। समझ में आया। यूरेनस और नेपच्यून आर समटाइम कॉल्ड आइस जाइंट। यूरेनस और नेपच्यून को तो आइस जाइंट कहा जाता है, मतलब आइस के मतलब ग्रह हैं ये दोनों। और नेपच्यून के बाद तो पूरा कुपर बेल्ट ही है, पूरा आइस का बेल्ट ही है कुपर बेल्ट। समझ गए। थोड़ा हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिक है। अर्थ इज यूनिक इन हैविंग एन एटमॉस्फेयर दैट शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो हम लोग को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है ना। देखो, ये जो चारों प्लैनेट है, ये चारों नहीं, हम लोग किस किस पे रह सकते हैं, हम लोग तो अर्थ पे रहते ही हैं। और हम लोग किस पे रहने का सोच रहे हैं, मार्स पे रहने का सोच रहे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, इलोन मस्क सोचे हैं मार्स पे कॉलोनी बसाने का, मार्स कॉलोनी। उनका कहना है कि 2035 तक मार्स पे हम लोग पूरा कॉलोनी बसाएंगे। तो अर्थ और मार्स जो है ना, ये दोनों सन से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा पास है। जैसे मरकरी, वीनस बहुत पास है सूरज के, अर्थ और मार्स बहुत सही है, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। तो ऐसा जो जोन होता है, इसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन माने रहने लायक जगह, यानी गोल्डी लॉक जोन। इसको क्या कहा जाता है, गोल्डी लॉक जोन। ये गोल्डी लॉक जोन मतलब ऐसे ग्रह जो सन के बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं हो, जो रहने लायक हो, हैबिटेबल हो, उनको कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। अर्थ और मार्स गोल्डी लॉक जोन में है। समझ गए। अर्थ का तो बहुत ही सही है एटमॉस्फेयर, हम लोग रह रहे हैं आराम से, पानी वानी सब कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है जो हमें सूरज की किरणों से बचाता है, मतलब सूरज के भयानक किरणों से। सूरज से बहुत सारा किरण आता है ना। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, आपको पता ही है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, जुपिटर। और सबसे छोटा कौन है, मरकरी, बुध। पहले प्लूटो था, अब नहीं है। मरकरी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, मगर जुपिटर एक गैस जाइंट है, मतलब गैस का बना हुआ, गैस का गोला है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। बाप रे बाप, हाइड्रोजन और हीलियम से ही तो हमारा सन भी बना हुआ है, उसी से हमारा जुपिटर भी बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, उसके 80 चांद हैं जुपिटर के, हमारे तो एक ही चांद है, एक ही मून है, उसका 80 चांद है। और उस पर ग्रेट रेड स्पॉट भी, ये पूछ सकता है कि ग्रेट रेड स्पॉट, बड़ा सा लाल रंग का धब्बा जो है ना, वो इस पर है।
जुपिटर पे, ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, इसके बाद सैटर्न है। सैटर्न पे रिंग बने हुए, शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह पे रिंग बना हुआ है। ठीक, कभी देखना गूगल पे, उस पे ऐसे ऐसे रिंग बना हुआ है, 3 रिंग है। सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेपच्यून, नेपच्यून स्ट्रॉन्ग विंड्स, नेपच्यून में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं, सबसे लास्ट में है ना सोलर सिस्टम के, सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं हवाएं वहाँ, मतलब साउंड से भी तेज। फिर अर्थ का शेप परफेक्ट गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा चिपटा टाइप का है। अर्थ रोटेट करता है डे एंड नाइट, पता ही है आपको। सोलर सिस्टम का साइज बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। कहीं आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, रिवाइज डेली, डेली रिवाइज, पीछे के जितने लेक्चर्स हैं सबको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।